तो आज तारीख है 21 अक्टूबर, और आज की पहली अगर न्यूज़ की बात करें तो वो तो आई है महाराष्ट्र से। कि हम लोगों ने कल बात की थी, खूब बात कर ली थी कि जीएम क्या होती हैं, जीएम क्रॉप्स कैसी होती हैं, जीएम क्रॉप्स क्या मतलब कैसे राइस होते हैं। और हम लोगों ने देखा भी था कि यूरोप इंडिया से कुछ राइस गए थे जो जीएम राइस के रूप में वहाँ पे पकड़े गए। तो आज पता पड़ गया कि एक महाराष्ट्र की एक फर्म थी जिसके द्वारा ये राइस वहाँ पे बेचे गए थे। और तकरीबन 500 टन कंटेमिनेटेड राइस हैं जो जीएम राइस हैं जो महाराष्ट्र की फर्म के द्वारा यूरोप में बेच दिए गए थे। और ओवरऑल फिर ये भी है कि इससे इंडिया की इमेज बहुत बिगड़ सकती है इंटरनेशनली, क्योंकि ज़्यादातर देशों ने जो जीएम जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनको अपने यहाँ बैन करके रखा हुआ है। और इंडिया, अगर केवल बासमती राइस की बात कर ली जाए तो 65,000 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों में हर साल। तो ये एक्सपोर्ट में हमारी कमी आ सकती है, दूसरे देशों में हमारा नाम बिगड़ सकता है, तो ये भी प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि हमारी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसका कहना तो ये है कि काफी हो सकता है कुछ लोगों की साजिश हो ये कि मतलब इंडिया का नाम बिगाड़ने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। अब क्या है ये तो समय से ही पता पड़ेगा। इस पे इंक्वायरी बाय द वे बैठा दी गई है हमारी कैंसर का। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि मॉस्को में टॉक होने वाली थी, मॉस्को टॉक तालिबान को लेके। अलग अलग देश वहां पे 10 अलग अलग देश पहुंचे थे, सारे ही देश पहुंचे हुए हैं, तालिबान को लेके बात चल रही है। तो 10 देशों ने स्टेटमेंट जारी किया, बाय द वे उसमें इंडिया ने भी साइन कर दिया है। और ये जो अब्दुल सलाम हनाफी हैं जो वहाँ के तालिबान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये साइन करके दसों देशों के जो लीडर्स हैं उन्होंने दे दिया है। लीडर्स क्यों, बाय द वे मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे, तो उन्होंने दे दिया है कि जो व्हीट है, व्हीट हुए, फूड की अलग अलग चीजें हुई, इन चीजों को लेके इंडिया ने भी डोनेशन देने को कहा है तालिबान को। बट किन बेसिस पे? वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट चलाए, साथ साथ में अपने आसपास के जो देश हैं उनमें पीस स्थापित करने की कोशिश करे, महिलाओं के राइट्स का ध्यान रखे और इंटरनेशनल लॉस को अफगानिस्तान में इम्पोज करवाए। तो फिर इंडिया भी जो वीट को लेके या फूड को लेके जो डोनेशंस देता था वो डोनेशन जारी रखेगा, और सारे देशों ने यही कहा है। अब वही है ना कि हम लोगों ने दोहा में भी मीटिंग की थी तालिबान से, बट उसको कुछ लोग कहते हैं ऑफिशियल मीट थी, कुछ लोग कहते हैं नहीं थी। ये तो पूरी तरीके से इंडिया की ऑफिशियल मीट है जो मॉस्को में भी हुई है। तो बस यही है कि कुछ ये क्या क्या निकल के आई हमें जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज है भाई कुशीनगर की। हम लोग जानते हैं 3-4 दिन से लगातार न्यूज में बना हुआ है, कल इनॉग्रेट हो गया फाइनली। तो कुशीनगर यूपी का थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया कल। श्रीलंका से डायरेक्ट उसको जोड़ दिया गया है पहली बार। अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो श्रीलंका डायरेक्ट जुड़ गया है। और जो 12 ऐसे देश हैं अलग अलग, हाँ, जो जहाँ पे बुद्धिज्म फैला हुआ है, जो मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, हम लोग देखते हैं कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, तो इनसे फ्लाइट डायरेक्ट जोड़ने की बात की जा रही है कुशीनगर की। अब ये भी है कि वहाँ से जो श्रीलंका के जो हेड है और उनके जो दामाद वगैरह है, बेटी है, लड़का है, सब लोग आए थे इस पूरे इनॉग्रेशन पार्ट जो इनॉग्रेशन किया मोदी ने। और मोदी जी को जो तमिल श्रीलंका के जो हेड है उन्होंने वहां पे जो तमिल में लिखी हुई है गीता, गीता थी, वो गीता दी है मोदी जी को। बारे में मोदी ज्यादातर लोगों को गीता देते रहता है, कोई पहली बार मोदी जी को गीता दे गया। और कुशीनगर हम जानते हैं मल्लों की राजधानी थी जो 12 महाजनपदों में से एक हुआ करता था। तो कुशीनगर के फर्स्ट एक्सकेवेशन की बात की जाए तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने करवाया था 1876 में। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे वो उस टाइम पे। और 6 मीटर का स्टेच्यू एक बुद्धा का मिला था सबसे पहले यहाँ पे। और बुद्ध, और हाँ एक चीज और कही गई है कि बुद्धा सर्किट के वहां पे हम देखते हैं कुशीनगर है और लुम्बिनी है, सारनाथ है, बोध गया है, तो इन पूरे एरियाज को एक ट्रेन चलाई जाए करेगी वहां से, कुशीनगर से जो स्टार्ट होगी और लौट के कुशीनगर आएगी। और ये 14 अलग अलग स्टेशन पे रुकेगी और ये 14 दिन लेगी। तो अलग अलग जगह पे जाएगी, जहां जहाँ पे बौद्ध के जो मेन मेन जगह है उन सब जगह पे रुकेगी। तो लोगों के लिए चलाई जा रही है, बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ने वाली एक ट्रेन है। तो ये भी चालू कर दी गई कल बाय द वे। तो दैट्स ऑल इसमें यही था। एक नेक्स्ट न्यूज है नेशनल फ्लैग को लेके। कि हम देखते हैं हमारा जो नेशनल फ्लैग, याद करो हम लोगों ने देखा था कि एक 225 फुट ऊंचा एक नेशनल फ्लैग था जो लेह में फहराया गया था, उसकी काफी वीडियोस भी आए थे। तो उसी फ्लैग को यहाँ पे हमारे जो रेड फोर्ट है उस पर भी फहराने का फैसला किया गया अभी 1-2 दिन बाद। तो अभी हम देखेंगे रेड फोर्ट पे भी उसको फहराया जाएगा। और 1400 किलो का है बाय द वे वो।
और सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो इंडिया का फ्लैग वही है। और हम जानते हैं इंडिया का फ्लैग की बात की जाए तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। पिंगली वेंकैया ने कहा था इसमें दो कलर होने चाहिए कि लाल कलर होना चाहिए जो हिंदुत्व को दिखाता है, और दूसरा हरा कलर होना चाहिए जो इस्लाम को दिखाता है, और दोनों में भाईचारे को दो ही कलर होने चाहिए। फिर हमारे गांधी जी ने मना किया था तो उसमें 2 से 3 कलर कर दिए गए थे, बाद में हम देखते हैं। और अगर थोड़ी बात करें कि फ्लैग कैसे एक्सेप्ट किया गया तो हम देखते हैं 1906 में कोलकाता में पहली बार रिप्रेजेंट किया गया था। फिर 1907 में बीकाजी कामा ने पहली बार विदेश में जाके इंडिया का फ्लैग दिखाया था। फिर 1917 में लोकमान्य तिलक ने उसकी डिजाइन को थोड़ा बदल दिया था, चरखा वगैरह लगा दिया था। फिर हम देखते हैं 1931 में ट्राई कलर जो फ्लैग था वो आया है, ओरिजिनल ट्राई कलर जो आज हम लोग देखते हैं, वो कांग्रेस की बैठक में मान लिया गया था। 3:3:2 का जो फ्लैग होता है। और फिर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था इंडिया के फ्लैग के रूप में। और अगर हम बात करें हम लोग फ्लैग की जो कमेटी थी उसके हेड कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं बाय द वे, वो सॉरी फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने बाय द वे। और हम जानते हैं कि अगर कुछ बेसिक लॉज की बात करें तो एक नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, जिसमें एक आ गया है कि तुम फ्लैग हुआ या नेशनल ऑनर की जितनी भी चीजें होती हैं उनकी तुम बुराई नहीं कर सकते, उनको तुम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वरना 6 साल के लिए तुम पे चुनाव लड़ने से बैन लगा दिया जा सकता है, तुमको 6 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता है, तुम पे 50,000 रुपए जुर्माना भी वसूल जा सकता है, और सो ऑन, बहुत सारी चीजें इसमें। और फिर एक एक्ट है द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। मतलब कि तुम नेशनल फ्लैग हुआ, नेशनल एम्बलम्स हुए, नेशनल नेम्स हुए, इनको गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते। इवन ना तो तुम किसी वीडियो में यूज कर सकते हो, ना ही तुम अपने फर्म में यूज कर सकते हो। इनको केवल यूज ज्यादातर अगर किया जाएगा तो वो केवल और केवल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा इस सर्विस एक्ट में। तो बस इतना ही जानना हमारे लिए जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज है कि हम देखते हैं कि लॉन्ग पीरियड एवरेज। अब लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, जब लौटता है ना मानसून, तो हम देखते हैं केरल में बरसात होती है, तमिलनाडु में बरसात होती है, उड़ीसा में बरसात होती है। तो इस एरिया में एक एलपीए जोन बनता है केरल के पास में, लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो वहां पे बरसात होती है, हर साल ही होती है, लेकिन इतनी बरसात कभी नहीं हुई पिछले 5 साल में जितनी अभी हो रही है। कि तकरीबन 14 में से 10 जिले ऐसे हैं जहां पे औसत वर्षा से ज्यादा वर्षा हो चुकी है, और हाईएस्ट रेनफॉल चल रहा है इस समय। ऑलमोस्ट सारे डैम्स वगैरह बड़े पड़े हैं, तो अभी केरल में बिल्कुल हाई अलर्ट चल रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है जो हम देखते हैं अवार्ड को लेके। अब बाय द वे इस अवार्ड को बताने से पहले मैं इसकी पूरी हिस्ट्री डिटेल कर दे रहा हूँ। एक थे, हम देखते हैं शखाराव कौन थे, यूएसएसआर के लिए इन्होंने काम किया था, एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, यूएसएसआर के लिए काम करते थे। बाद में आगे इन्होंने वो सब छोड़ दिया था और फिर ये एक सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए थे, और अलग अलग देशों में जाके इन्होंने सिविल राइट्स के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई, बहुत कुछ किया। तो इन्हीं के नाम पे ईयू के द्वारा एक शखारोव प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट दिया जाता है। तो दैट्स ऑल, बस हमें ये जानना था कि इस साल का जो जो प्राइज है वो एक रशियन अपोजिशन लीडर, हम लोग जानते हैं कि एलेक्सन एलेक्सन वो है जो हम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले सुना भी था, न्यूज में रहे थे काफी, कि पुतिन ने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी, फिर वो चले गए थे पेरिस, फिर वहां से लंदन चले गए थे, वहां से लौट के आए थे, उन्होंने कहा नहीं हम तो वापस जाएंगे, फिर उन्हें पकड़ लिया गया था। फ्यूचर पार्टी के हेड है बाय द वे रशिया में, और ज्यादातर इन रशिया में पुतिन चुनाव लड़ने नहीं देते हैं, किसी ना किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई करवा देते हैं चुनाव से। तो अपोजिशन लीडर में अगर सबसे दमदार बोला जाए तो इलेक्शन ही है, जिन्होंने नाक में दम करके रखा है पुतिन के। तो इन्हें हाल ही में जो शखारोव प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट है वो दिया गया है। बस दैट्स ऑल, यही जानना मुझे था। एक नेक्स्ट न्यूज है पैटिसन को लेके, कि जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं पैटिसन, उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दैट्स ऑल। तो वो काफी फेमस रहे थे, तो बस कवर करना जरूरी हो जाता है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है एशियन वुमेन फुटबॉल कप 2022 को लेके। अब हम बात करें ना कि एशियन वुमेन फुटबॉल क्लब जो कप है 2022, वो इस बार कहाँ होने वाला है, तो इस बार मुंबई और पुणे में इसको कराया जा रहा है। और अभी 100 दिन रह गए हैं, आज से ठीक बोला जाए तो आज से ठीक 100 दिन बाद है ये। बाला देवी हैं जो हमारी कैप्टन होंगी,
इंडियन क्रिकेट टीम, वो इंडियन फुटबॉल टीम की। और बाय द वे बाला देवी के बारे में बात करें तो AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी इनको अवार्ड मिल चुका है अभी 4-5 महीने पहले। और वहीं हम बात करें तो 2 बार इंडिया एशियन फुटबॉल जो वुमेन फुटबॉल कप है इसमें रनर अप रह चुका है, 1 बार थर्ड प्लेस पे रह चुका है। और आखिरी बार अगर बात की जाए ना कि इंडिया में कब हुआ था ये, तो 1979 में हुआ था, उसके बाद अब होने वाला है। और फिर यहीं से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो टीमें चुन के जाती हैं, यहीं से प्लेयर्स हैं जो आगे फीफा में खेलते हैं जाके। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, जो आई है हम देखते हैं कि दिल्ली से। अब ये क्या नाम, जो अनसीजनल रेन चल रही है आजकल, उसको लेके अगर दिल्ली में किसी की फसल खराब होती है तो दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि पर हेक्टेयर के हिसाब से दिल्ली सरकार 50,000 रुपए का हर्जाना देगी हर हर किसान को, अनसीजनल रेन से जिसकी भी खराब होगी। तो बस ये एक नई घोषणा थी जो हमें जानना जरूरी थी कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अनसीजनल रेन को लेकर हाल ही में किस सरकार के द्वारा मुआवजे की घोषणा की गई थी, तो दिल्ली सरकार। एक नेक्स्ट जो न्यूज है वो आई है हीट रिलेटेड डेथ को लेके, जो हीट वेव्स आती हैं उनको लेके। तो इसमें एक आंकड़ा आया है कि हर साल दुनिया में तकरीबन 3.75 लाख लोग हैं जो हीट वेव की वजह से मर जाते हैं। और वहीं हम बात करें, इंडिया और ब्राजील इसमें टॉप पर है, मतलब जहाँ पे हीट वेव की वजह से सबसे ज्यादा असमान स्थितियां पैदा हो रही हैं। हम देखते हैं, और बाय द वे इस रिपोर्ट की बात करें तो इसका नाम है लैंसेट काउंटडाउन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2021। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कोलंबस को लेके, कि हम देखते हैं ज्यादातर लोग कहते हैं कि कोलंबस पहला व्यक्ति था जो पहुंचा हुआ था, मतलब जो यूरोप से गया था और अटलांटिक ओशियन को पार करते हुए वो पहुंचा था US में। लेकिन ऐसा नहीं था। अभी एक न्यूज आई है जिसमें बताया गया है कि वाइकिंग्स नाम का एक शिप है जो कि 793 AD से 1000 AD के बीच में पहले ही कनाडा जा चुका था। तो ऐसा नहीं है कि US को किसी ने पहले से नहीं खोज रखा था। अगर हम बोले तो पहले से ही US को, जो हम नॉर्दर्न US के बात करें उसमें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका को पहले से ही खोजा जा चुका था यूरोपियों के द्वारा। बस रिकॉग्निशन की बात करें तो वो कोलंबस को मिल गई थी। और फिर हम देखते हैं कोलंबस के बाद हम लोग देखते हैं कि अमेरिको नाम का आदमी गया था, उसके नाम पे अमेरिका का नाम पड़ गया था, तो वो तो सब है ही। और बाय द वे कोलंबस ईस्ट में आना चाहता था और इंडिया को खोजने जा रहा था, वो वेस्ट में चला गया धोखे से और उसने US से खोज लिया था। फिर वापस जाके बताया था कि हाँ मैं इंडिया को देख के आया हूँ, उसके चारों तरफ पानी है। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम गलत जगह चले गए, इंडिया के तो 3 तरफ पानी है, ये वो फलाने ढिकाने, तो वो सब बहुत सारी चीजें हुई थी। एक नेक्स्ट न्यूज आई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक और वेस्टर्न यूनियन को लेके, कि हम देखते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक और वेस्टर्न यूनियन दोनों पे ही जो फाइन है 1 करोड़ का वो इम्पोज कर दिया गया है RBI के द्वारा, कि ये लोग अपनी डाटा सही से नहीं रख रहे हैं, अपनी फाइलिंग सही से इम्पोज नहीं कर रहे हैं, और जो CRR वगैरह SLR जो RBI ने कहा है उसको सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं रख रहे हैं बेसिकली सही तरीके से। अब पेटीएम को तो हम लोग जानते हैं, और वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 1851 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर 1851 में बनी थी। कोलोराडो में इसका हेडक्वार्टर दूसरा स्थापित कर दिया गया था बाद में, तो हाल में कोलोराडो में है। और जैक है जो इसके हेड है हाल में। एक नेक्स्ट न्यूज है BSNL को लेकर, कि BSNL ने हाल ही में इमारसेट के साथ में MOU साइन किया है, और ये लोग क्या करेंगे, जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं उनमें इंटरनेट उपलब्ध करवाएंगे। बेसिकली BSNL चल नहीं रही जमीन पे, तो उन्होंने कहा इसमें पहुंचाओ। अब इमारसेट की बात करें तो 1979 की में बनी हुई एक कंपनी है जो कि लंदन में स्थापित हुई थी, और राजीव सूरी हैं जो इसके हेड है इस समय। और बाय द वे दिल्ली की तो हम वो BSNL की हम जानते हैं दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और अब अश्वनी है जो उसकी चेयरमैन है हाल में इसके। BSNL की बात करें तो 19th सेंचुरी में BSNL को स्थापित किया गया था 1850 में। 1850 में हम देखते हैं कि मुंबई और पुणे के बीच में टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। फिर 1854 में 1854 में इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया था। 1885 में हम लोग देखते हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आया था, जिसके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन बनाया गया था, और बाद में यही डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन BSNL में चेंज हो जाता है आजादी के बाद। तो दैट्स ऑल, बस यही था जो हमारे न्यूज एग्जाम के लिए जानना जरूरी था इस न्यूज से। और हाँ,
बाय द वे बीएसएनएल की 4G की हालत बहुत खराब थी। 2019 में जाके बीएसएनएल को 4G सर्वर्स मिले हैं, वो भी केवल साउथ इंडिया में ही मिले हैं, अभी हर स्टेट में मिले भी नहीं है। तो बीएसएनएल की तो हालत बहुत खराब है। 70-80 हजार उसके एम्प्लॉय बचे हैं। एक समय था जब 1.5 लाख होते थे, आधे लोग तो रिटायरमेंट लेके चले गए हैं, तो बीएसएनएल तो डूब रही है भाई। एक नेक्स्ट न्यूज आई है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे को लेके, कि 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया जाता है बाय द वे, और यूएन के द्वारा 2010 में इसको शुरू किया गया था। और हाल ही में इसी 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 दिन पर स्ट्रेस का जो स्टैटिक्स है वो पोस्ट किए गए हैं, कि स्ट्रेस किस चीज का स्ट्रेस स्ट्रेस इंसान को सबसे ज्यादा होता है, कि अलग अलग जॉब स्टडीज ये वो फलाने ढिकाने सबको रखा गया। तो उसमें टॉप 3 की अगर बात करें ना, तो नंबर 1 पे है डेथ ऑफ स्पाउस, कि जिसकी की पत्नी वगैरह मर जाती है तो उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। सेकंड नंबर पे है डिवोर्स का स्ट्रेस सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा होता है। और थर्ड नंबर पे है मैरिटल सेपरेशन। तो अगर बात करें ना कि ओवरऑल स्ट्रेस की, तो ज्यादातर लोग जो स्ट्रेस में है और सबसे ज्यादा जो बड़े स्ट्रेस है लोगों के लिए, वो मैरिज से रिलेटेड ही है ज्यादातर। एक नेक्स्ट न्यूज आई है एमपी सरकार के द्वारा, कि एमपी सरकार ने एक स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। अब ये योजना क्या है? तो हम देखते हैं कि अभी अलग अलग जगह पे राशन मिलता था, जो कंट्रोल्स होते हैं उन पे जाके लोग राशन लेते हैं, राशन कार्ड को दिखा के। वो अब नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास में राशन कार्ड है तो तुम एक कॉल लगा दोगे, हर मंथली एक व्हीकल आया करेगा जो तुम्हारे घर पे ही तुम्हें राशन देके जाएगा। बाय द वे एमपी सरकार ने 24,000 करोड़ का एक बजट भी है जो उसके लिए अलॉट किया है, ये व्हीकल जो हर जगह घूमेंगे उनके लिए, व्हीकल खरीदने के लिए भी और व्हीकल से भेजने के लिए भी। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, कि अफ्रीका के जो रेयर ग्लेशियर्स हैं हम लोग देखते हैं, देखो अफ्रीका में वैसे भी ग्लेशियर्स है नहीं ज्यादा, कुछ रेयर ग्लेशियर्स हैं। तो अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, 2030 से ये ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, और 2100 की बात करें, मतलब आज से तकरीबन 80 साल में, तो ये ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये एक डाटा निकल के आया है। और यहाँ पे आज की अगर हम बात करें, न्यूज खत्म होती है और यहाँ से हमारे एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो पहला जो एडिटोरियल है वो आया है कोल शॉर्टेज और क्राइसिस को लेकर। देखो हाल में क्या है ना ब्रो, कोल शॉर्टेज और क्राइसिस, इन दोनों चीजों को अपन को समझना जरूरी है। कि क्राइसिस तो वो चीज है जो अचानक पैदा हो जाती है, और उसको सुधारा भी जा सकता है, कि तुमने कहीं से कोयला इकट्ठा कर लिया, कहीं से मंगा लिया, तो क्राइसिस हैंडल कर ली। बट कोल शॉर्टेज क्या है? कोल शॉर्टेज लगातार बनी हुई है, और यही कोल शॉर्टेज जब बनी रहती है, एक दिन कुछ हो जाता है तो वो क्राइसिस का रूप ले लेती है। सिंपल सी बात है। सप्लाई ऑफ कोल ही कम है इंडिया का। इंडिया में कोल शॉर्टेज आज से नहीं है, बहुत समय से है। क्योंकि हम बात करें, इंडिया को तकरीबन 1 बिलियन टन कोयला चाहिए हर साल, और इंडिया के पास में अभी की बात करें तो 800 मैट्रिक टन ही कोयला है जो इंडिया को मिल पा रहा है। इवन तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, खुद का उत्पादन भी करते हैं, सब जोड़ के। तो और वहीं हम बात करें ना कि भारत को हर साल तकरीबन तकरीबन केवल सीआईएल की बात करें तो सीआईएल का ये टारगेट था कि 2019 तक 1 बिलियन टन हम कोयले का उत्पादन करने लगेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और पिछले 4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो 600 मिलियन टन पे ही अटकी हुई है, उसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, वो स्टेगनेट हो गई एक तरीके से। साथ ही साथ जो नॉन सीआईएल डोमेन्स हैं, मतलब ऐसी कंपनियां हैं जो सीआईएल के अलावा हैं जो कोयला निकालती हैं, उन लोगों ने अपनी कंपनियों के लिए, हम लोगों ने बात की था ना कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसमें, कि ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो खुद के लिए कुछ खदानें ले लेती हैं छोटी बड़ी। तो वो कंपनियां खदानें लेके बैठी हैं, वो भी उनसे कोयला नहीं निकाल रही हैं। तो ये ओवरऑल शॉर्टेज इन वजह से बढ़ता जा रहा है। फिर हम जानते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई थी, इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी थी वो बढ़ गई थी, एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कोरोना के बाद में। फिर इंटरनेशनल दाम भी बढ़ गए चाइना की वजह से, फिर मानसून आ गया, फिर सप्लाई में प्रॉब्लम हो गई, वो सब चीज़ें बहुत सारी हैं। यहाँ हमें जानना ये जरूरी है कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिनसे इनको सुधार सकें। तो अब इसमें बातें अच्छे जो उदाहरण है वो दिए गए हैं। ये देखो, सीआईएल को मॉनिटर करना चाहिए। मॉनिटर कैसे? जो सीआईएल है, क्योंकि देखो सीआईएल की ज्यादातर जो माइंस है वो कहाँ पे है? वो उन राज्यों में है जो नॉन एनडीए है।
क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है और राज्य हम देखते हैं झारखंड वगैरह की बात कर लो या छत्तीसगढ़ की बात कर लो या और जगह की बात कर लो, सीआईएल की जहाँ पे ज्यादा वो है ना माइंस, तो नॉन एनडीए राज्य है, तो कोऑर्डिनेशन की कमी बढ़ती जा रही है। हम बात करना कि सेंटर स्टेट की आपसी बहस की भी देन है ये शॉर्टेज। वही हम बात करें कि सीआईएल जिसके पास में एक टाइम पे 35,000 करोड़ का सरप्लस होता था, मतलब आज से 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो 35,000 करोड़ उसके पास में केवल इसलिए होते थे जो वो टेक्नोलॉजी में लगाता था, नई खदानों में लगाता था, नई मशीनें खरीदने में लगाता था, सीआईएल इन सब में पैसे लगाते थे। और फिर उसके बाद में जो ऊपर कमाती थी वो तो केंद्र सरकार को दे ही देती थी, लेकिन अपने पास भी सरप्लस रखती थी अपनी खर्चों को निकालने के लिए। केंद्र सरकार ने हाल में क्या किया है, वो सरप्लस खत्म कर दिया है, सीआईएल कंगाली में आ गई है, मतलब ये हालत चल रही है। दूसरा हम देखते हैं, देखो सीआईएल कोयला निकालती है, फिर होती है जेनकोस। जेनकोस एग्जांपल में बता दूं तो एनटीपीसी जैसी कंपनियों को जेनकोस कहा जाता है, जो उस कोयले को खरीदती हैं और उस कोयले से बनाती हैं इलेक्ट्रिसिटी। फिर आती है डिस्कॉम। डिस्कॉम कंपनीज वो होती हैं जो उस इलेक्ट्रिसिटी को जेनकोस खरीदती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं किन में, जैसे हम और तुम्हारे घर पे सब लोगों के, अब सब लोगों के यहाँ जो बिजली आती है उसको। वो क्या रहा है ना, सरकार ने आजकल ऐसी योजनाएं बनानी है कि किसानों को फ्री बिजली, ये वो फलाने टिकाने, और उसके साथ साथ में हम जानते हैं कि लोग बिजली की चोरी भी काफी ज्यादा करते हैं। डिस्कॉम कंपनियों को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, फिर डिस्कॉम कंपनी खरीदती हैं, आगे जो किसानों या किसी को भी बेचने जाए पता पड़े सरकार की स्कीम चल रही है कि इनको फ्री में देना है, तो वो सब चीजें करनी पड़ती है उनको, या किसी को दे दिया तो वो पैसे नहीं दे रहा, ये भी सीन चल रहे हैं इंडिया में बहुत ज्यादा। तो डिस्कॉम कंपनियां लगातार घाटे में जाती जा रही हैं। तो सीरीज वाइज जब डिस्कॉम घाटे में जाएगी तो उसके पीछे जो जेनकोस कंपनियां हैं एनटीपीसी जैसी, वो भी घाटे में जाएंगी। जब वो घाटे में जाएंगे तो वो सीआईएल को अपना रुपया नहीं दे पाएंगे, तो सीआईएल भी घाटे में जा रही है। और सीआईएल के पास में खुद का सरप्लस था, वो गवर्नमेंट ने ले लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट की हम देख चुके हैं अभी, आरबीआई का भी उसने पैसा यूज कर लिया था, पीएसयूज का भी धीरे धीरे करके जा रही है। और सीधी बात, गवर्नमेंट का तो मूड ही है कि सारे के सारे पीएसयूज खत्म ही कर दो भाई। अब वही है ना, सरकार को पीएसयूज का केवल उतना ही फंड लेना चाहिए जितने फंड आवश्यकता है, जितना फंड उसके सरप्लस या उसके यूज के बाद जो बचता है वो, ना कि सरकार को उससे पैसे ज्यादा लेने चाहिए। वरना वही है ना कि फिर वो ना डेवलपमेंट कर पाएगा, ना नई इनोवेशन कर पाएगा, ना टेक्नोलॉजी नई इम्पोज कर पाएगा, तो घाटे में चली जाएगी। एक्सपेंडिचर का भी अगर तुम ले लोगे तो वो डेवलपमेंट कैसे करेगी कंपनी, सही सी बात है। अब हम बोले ना कि सीआईएल के जो जेनकोस के ड्यूज हैं, जेनकोस को जो सीआईएल को देने हैं, उन ड्यूज को क्लियर करवाने के लिए योजनाएं बदलने की जरूरत है केंद्र सरकार को। ऊपर से हम बात करें, एक्टिव गवर्नेंस की जरूरत है। जो नॉन सीआईएल कंपनीज है जिनके पास में कोयला खदानें हैं जो लेके बैठी हैं, उनसे कहने की जरूरत है कि वो कोयला ज्यादा निकाले। ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग इंडिया में जो चल रही है शॉर्टेज, पहले से भी चल रही है, ऐसा नहीं, क्राइसिस में तो अभी बदली है। और देख लेना, एक क्राइसिस खत्म हो जाएगी, सारे के सारे न्यूज अखबारों में से न्यूज चली जाएगी, बट वो शॉर्टेज बनी रहेगी, और वो शॉर्टेज कभी भी क्राइसिस का रूप ले सकती है। अगर हमें खत्म करना है तो हमें केंद्र राज्य संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, नॉन सीआईएल कंपनीज को भी देखना पड़ेगा, सीआईएल और जेनकोस के बीच में जो ड्यूज है उनको हमें खत्म करवाने पड़ेंगे, और सरकार को अपनी योजनाओं को समानांतर रूप से बदलना भी पड़ेगा। और जो डिस्कॉम कंपनियों पे कर्जा लदा हुआ है उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक यहाँ पे एडिटोरियल खत्म होता है, एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है, जो आया है क्योटो, हम देखते हैं ना, बेसिकली ये पूरा है ही है कार्बन क्रेडिट पे बेस है ये। अब ये होता क्या, अपन पहले पूरा समझते हैं, इसका मैं समराइज करता हूँ। देखो 1991 में हम लोग देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ये तय किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्लीन मैकेनिज्म को अपनाएंगी और अपने कार्बन इमिशन को कम करेंगी। तो डेवलप कंट्रीज ने क्या किया, डेवलप कंट्रीज ने अपना कार्बन इमिशन कम नहीं किया, उन्होंने देखा, जैसे इंडिया, मान लो जैसे इंडिया और यूएसए का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यूएसए ने इंडिया से कहा कि एक काम करो, तुम अपने यहाँ नई फैक्ट्री तो लगा ही रहे हो, तुम अपने यहाँ एक फैक्ट्री लगा लो जो कि ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती हो, बदले में जितना भी तुम कार्बन क्रेडिट जनरेट करोगे, कार्बन क्रेडिट मतलब कि तुम एक ग्रीन फैक्ट्री ना लगाते तो तुम 4 कार्बन निकालते, वो तुम नहीं निकाल रहे हो, तो तुम्हारे पास में 4 कार्बन क्रेडिट है जो तुमने बचाया है, वो कार्बन क्रेडिट मुझे बेच देना, और बदले में पर कार्बन क्रेडिट हमसे $5 या $2 ले लेना। तो इंडिया ने कहा ठीक है, इंडिया ने ग्रीन फैक्ट्रीज लगा ली। अब ये बढ़िया चल रहा था,
यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज ग्रीन फैक्ट्री लगा रही थी, बदले में उनको कार्बन क्रेडिट दिया जा रहा था। ये पूरा कार्बन क्रेडिट मार्केट इस हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा था। अब आता है 2015 का पेरिस अकॉर्ड। पेरिस क्लाइमेट जो मीटिंग हुई 2015 में, उसमें क्या हो गया ना, उसमें डेवलप्ड के साथ साथ में डेवलपिंग कंट्रीज से भी कह दिया गया कि अब तुम दोनों के दोनों मिलके क्या करोगे, अपने कार्बन इमिशन को कम करोगे। अब यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री क्या करने लगी ना, डेवलपिंग कंट्रीज के पास में रिन्यूएबल एनर्जी के जो फैक्ट्रियां जैसे अपने पास में लगी हुई हैं, तो हम लोग उनको अपने क्रेडिट में पहले दर्शाएंगे कि हाँ हमने हमने ये कम किया है। और एक क्रेडिट को दो जगह तो दर्शाया नहीं जा सकता ना, सिंपल सी बात वो भी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, कई जगहों पे इसको दो दो जगह दर्शाया गया। हमने पहले उसको अपने क्रेडिट में दर्शाया कि ये देखो हमारे पास में ये फैक्ट्री लगी हुई है, हम तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे हैं। और फिर हम लोगों ने अपना क्रेडिट बेच भी दिया यूएस और यूएन को, यूएस यूरोप वगैरह को। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने क्रेडिट में भी इसको दर्शा दिया। अब प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे एक तरीके से ये फ्रॉड है। डेवलपिंग कंट्रीज जो कर रही है गलत काम कर रही है, एक ही चीज को दो जगह दर्शाने का मतलब गलत ही काम है, सीधी सी बात है। अब हुआ क्या ना, लेकिन कार्बन क्रेडिट मार्केट काम ही ऐसे करता है, और कोई कोई इसको नहीं रोक रहा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी कंट्री ऐसी चाहेगी जो अपने मुनाफे को कम करें। तो इस वजह से ओवरऑल में क्या हुआ ना, जो कार्बन क्रेडिट है उसकी मांग बाजार में घटती जा रही है। मांग बाजार में कैसे घटती जा रही है, क्योंकि अब डेवलप्ड कंट्रीज अपने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे काम करना शुरू कर चुकी हैं। उनको समझ में आ गया है कि लॉन्ग टर्म तक हम क्रेडिट खरीद नहीं सकते, क्योंकि अब उन लोगों को भी करना है। तो सीधी सी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज में वैसे ही इतना रुपया नहीं है कि वो अपना ही कर ले, तो वो तुम्हारा हमारा कैसे करेंगे बाद में। तो सीधी सी बात है, अब ओवरऑल मार्केट में कार्बन क्रेडिट की मांग घटती जा रही है। लेकिन इससे इनडायरेक्टली नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज अब उनसे कार्बन क्रेडिट कम खरीद रही है। मान लो जैसे एनटीपीसी है, हमारा एनटीपीसी कार्बन क्रेडिट बेचता था पहले, तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो $5 में बेच रहा था वो $2 में बेच रहा है। तो अब कार्बन क्रेडिट मार्केट को कैसे बनाया रखा जा सके अच्छे तरीके से, साथ साथ में प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें कैसे लाया जा सके, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर तो तब तक नहीं आएंगे ना जब तक उनको मुनाफा नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। प्राइवेट प्लेयर को कैसे लाया जा सके, कार्बन क्रेडिट मार्केट को कैसे बनाए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो क्योटो प्रोटोकॉल में आया था, हम लोगों ने बात की ना कि डेवलप्ड को करना है क्लीन, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को भी कैसे फॉलो किया जा सके, ओवरऑल में क्लाइमेट चेंज को भी रोका जा सके, और पेरिस और क्योटो प्रोटोकॉल के जो एकॉर्ड्स है उनको भी माना जा सके। ये सब चीजें एक साथ में कैसे काम कर सकती हैं, इनको लेके एजेंडा रखा गया है। अब अलग अलग कंट्रीज क्या करेंगे, अभी COP26 की मीटिंग होने वाली है, हम लोग देखते हैं यूके के ग्लासगो में, तो अब देखते हैं उनमें निकल के क्या आता है। लेकिन इन सब चीजों को एक साथ में बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली हमें ये जानना था कि कार्बन क्रेडिट क्या है और वो सब कैसे, कार्बन क्रेडिट मार्केट कैसे काम करता है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एडिटोरियल है जो कि बाय द वे इंडियन एक्सप्रेस में आया है, लेकिन अच्छा एडिटोरियल है। हम देखते हैं, फेब इंडिया को लेके आया है, वो काफी न्यूज में भी रहा बाय द वे। फेब इंडिया कल हुआ क्या ना, हम देखते हैं फेब इंडिया ने अपना एक एड कैंपेन चलाया, जिसमें उन्होंने लड़कियों को बिठाया, लड़कों को बिठाया, और बड़े तरीके से, ऐसा नहीं है। और वहां उन्होंने नीचे एक शब्द लिख दिया, जब दीपावली का एड कैंपेन था उसमें नीचे लिख दिया जश्न रिवाज। जश्न रिवाज का मतलब ये होता है कि किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, जो कम्युनल कैंपेन चलाने वाले लोग हैं एग्जाम्पल हमारे तेजस्वी सूर्या जैसे लोग, उन लोगों ने क्या कर दिया, जो एमपी है मैडम, उन्होंने कह दिया कि एब्राहमिक एब्राहमिक जो सोच है उसको भारतीय फेस्टिवल पे इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। फिर और केवल तेजस्वी जी ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया, एक ने नहीं, सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि फेब इंडिया नहीं है, ये एंटी इंडिया है, ये सारी चीजें चलने लगी। अब एक चीज सोचना, संविधान ने तुम्हारी वो सारी भाषाएं मान कर रखी है, रिकॉग्निशन कर रखी है। किसी भाषा में किसी दूसरी चीज का नाम लिख देने से वो भाषा या वो कल्चर खत्म नहीं होता, जब बल्कि हमारे डाइवर्सिटी भरे समाज की सद्भावना और ज्यादा बढ़ती है। अब हुआ क्या, हमें किन चीजों को डिफेंड करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, समाज के लोगों में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें क्या डिफेंड करना है, किसके खिलाफ लड़ना है। लोगों को पता ही नहीं है, इंडिया में लोग टॉलरेंस के नाम पे कुछ नहीं है। क्योंकि अब ऐसे ही अगर बात है ना, तो हम जानते हैं खुसरो है, खुसरो ने हमारे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं,
उन्होंने रंगों से ईद को जोड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं कि लाल रंग या भगवा रंग को ये ईद से कैसे जोड़ सकते हैं, इस पे भी लड़ जाओ। ऐसे कैसे? तो फिर खुसरो को ही समाज से निकाल दे क्या? खुसरो को अपनी संस्कृति से बेदखल कर दे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बात यह है कि ये जो चरमपंथी सोच के जो लोग हैं, इनके सामने डिफेंड करना बहुत जरूरी है। हम बात वही है ना कि चरमपंथी लोग देश थोड़े चलाएंगे। देश किसे चलाना है? चरमपंथियों को कि तुम्हें हमें, कि हमें फैसला लेना है। क्योंकि जब ट्रॉल इवेंट चलते हैं ना चरमपंथियों की तरफ से, तब होता क्या है? बात कर लें अपन लोग कोऑपरेट्स की, जैसे फेव इंडिया की बात कर लो या और भी आईएनसी कंपनीज है। इन संगठनों की बात करें तो जब फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ खड़े होने की बात आती है तो ये कॉर्पोरेट्स खड़े नहीं होते, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। जैसे फेव इंडिया को भी हम देखते हैं, उसने अपना एड कैंपेन वापस ले लिया, उसने कह दिया हमें पढ़ना ही नहीं है सब झमेले में। तो अलगाववाद और चरमपंथ को फैलाने वालों को और मौका मिल जाता है। जो एक्सट्रीमिस्ट सोशल लोग हैं ना, उनको और ज्यादा मौका मिल जाता है अपने अलगाव और चरमपंथी सोच को फैलाने का। समाज में सद्भावना सौहार्द बढ़ाने की जरूरत है। कहा जाता ना कि वरना अगर ऐसे ही अलगाव और चरमपंथ को फैलाया जाएगा तो एक अंतहीन लड़ाई शुरू हो जाएगी जो कि रुकेगी नहीं। अभी हम देखते हैं कुछ दिनों पहले टाटा ने एक तनिष्क का एड चलाया था पिछले साल, तो बाइकॉट टाटा चल रहा था। और फिर आज जब वही टाटा एयर इंडिया को खरीद लेता है तो देश का सम्मान बन जाता है भाई। अभी हम देखते हैं इन्फोसिस के खिलाफ एड्स चल रहे थे पिछले साल, और आज इन्फोसिस के साथ में जब निर्मला सीतारमण कोई डील करती है तो वो देश की कंपनी हो जाती है अचानक से। जब तुम ऐसी चीजें करोगे ना, वो भी देश की कंपनियों के खिलाफ, क्योंकि फेव इंडिया एक देश अपने देश की कंपनी है। जब तुम अपने देश की कंपनियों के खिलाफ करोगे तो जो सरकार की बात करें या जो इन्वेस्टमेंट का माहौल एक देश में होना चाहिए वो और खराब होगा। डाइवर्सिटी भी खराब खराब होगी। लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ जहर है ना, वह लोग ऐसे ही उगलते रहेंगे और आपसी सामाजिक सौहार्द खत्म होता चला जाएगा। सामाजिक ताने बाने में और ज्यादा गांठें लगती चली जाएंगी जो शायद कभी ना खुल पाए बाद में। तो इन चीजों को हमें अभी से रोकने की जरूरत है, कंडेम करने की जरूरत है। इवन दो जो कॉर्पोरेट सामने खुल के नहीं आते हैं, वो बैकफुट पे तो आ जाते हैं, बट वो सामने खुल के नहीं आते। कोई भी कॉर्पोरेट्स को सामने आने की जरूरत है। कॉर्पोरेट्स को अपने हक के लिए भी लड़ने की जरूरत है अगर उनके साथ में गलत हो रहा है तो। इवन कॉर्पोरेट्स हो चाहे एक कोई इंडिविजुअल हो, कोई हर इंसान को। और क्योंकि देखो ये थोड़े है कि हम अगर किसी दूसरी भाषा में किसी और को विश कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके फेस्टिवल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उसको ये मान लो हम अपनी एब्राहमिक सोच उसके भारतीय फेस्टिवल पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पे हम दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं और सब मिलकर रहते हैं, सामाजिक सौहार्द से रहते हैं। और ये सामाजिक सौहार्द बना रहना जरूरी भी है अगर हमें इंडिया की डेमोक्रेसी को बचाना है तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 21 अक्टूबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।